Hi, hello, hola, bonjour, ciao, salam, and namaste to all of you. Namaste. Welcome to Brain Buzz with Preeti, and of course, this is Preeti. Okay, so this is our lecture 3, finally! Lecture 3 of our industrial relations series, and इसमें we will start with the evolution of industrial relations. Basically the history of industrial relations, and इसको भी हम most probably 3 parts में divide करेंगे. First will be your 1850 to 1920, and then it will be your 1920 to 1950, basically your independence wala era, and lastly we'll go from 1950 to till present 2026 कोड्स तक. ठीक है, सो वील रीड कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होती आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसमें किस किस तरीके से डेवलपमेंट हुई और वर्कर्स राइट्स कैसे कैसे फॉर्म हुए, एंड वी आर गोइंग टू रीड इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो देयर विल बी अ पिक्चर, ठीक है, जिसमें आई हैव मेड अ ब्यूटिफुल पिक्चर फॉर यू गाइज, एंड उसमें आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1850, मतलब प्रॉपर ईयर्स लिखे हैं जो जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, सो दैट इफ देयर इज़ वन क्वेश्चन दैट हिस्ट्री बताओ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, सो 1850 टू 1920 यू नो इट ऑल, आप आराम से उसको कर पाएंगे. ठीक है, सो वी एंड मैं छोटा सा साइड में आपको छोटा सा पिप वीडियो दिखेगा मेरा. पिप ही बोलते हैं ना, PIP? I'm not sure, I'm sorry if I pronounced it wrongly, maybe it's just PIP. so ऐसे PIP करके पिप करके मैं नीचे छोटा सा कॉर्नर में दिखूंगी. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को आज. सो विल स्टार्ट विद 1850. देखो 1850 के टाइम में ना आपकी टेक्सटाइल और जूट मिल्स हो गए, आपकी रेलवेज बन रहे थे, आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स बननी शुरू हो गई थी इंडिया में, जहाँ पे आपका मशीनरी का यूज़ शुरू हो गया था. योर लॉन्ग वर्किंग आवर्स स्टार्टेड, आपकी वेजेस भी लो थे उस टाइम पे, वी ऑल नो दैट वेजेस लो. व्हाई डू नोटिफिकेशंस कीप कमिंग, सॉरी. आपके वेजेस लो थे, आपके वर्किंग कंडीशंस अनसेफ थे, एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना, जब आपकी ऐसी नई नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स बननी शुरू हो गई, बड़े बड़े प्लांट्स लगने शुरू हो गए, योर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक न्यू क्लास शुरू हुआ वर्कर्स का, एंड दे वर नोन एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्कर्स थे ना, दे वर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन वेजेस. ठीक है, इन वेजेस पे ही डिपेंडेंट थे वो, एंड इन वर्कर्स के पास ना कोई राइट नहीं था बार्गेनिंग का. जैसे मैं आपको पिछली कितनी वीडियोस में समझाती आ रही हूँ, नेगोशिएशन होता है, बार्गेनिंग होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, वो राइट ही नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था. कलेक्टिव प्रोटेक्शन वाज नॉट अवेलेबल टू द वर्कर्स, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी कम थी उस टाइम पे. एंड एम्प्लॉयर्स ना एक लजीज अफेयर इफ़ यू रेड वो लीडरशिप वाला, अगर आपने पढ़ा हो या फिर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पढ़े हो, वहाँ पे आपने एक लजीज फेयर अप्रोच सुनी होगी, उस टाइप की अप्रोच यूज़ करते थे. एंड यहाँ पे जो है उनके जो लीगली डॉक्ट्रिन्स बनाए हुए थे 1850 के टाइम पे, लीगली डॉक्ट्रिन्स बनाए हुए थे जब ये सब कुछ शुरू हुआ था. तो वो जो डॉक्ट्रिन्स थे ना, वो इस तरीके से बनाए गए थे कि एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर सके. लीगली उसकी कोई लायबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बचे ही ना, कि वो बच जाए उस चीज़ से. ठीक है, इवन आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो अपनी वो एक्सप्लॉइटेशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर सके लीगली. दैट इज़ what was happening, because as I told you in the previous video, एक short brief दिया था मैंने कि हम लोग एग्रीगेरियन इकोनॉमी थे. ठीक है, एंड जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, शिफ्ट हुआ, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया वहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, प्लांट्स में. ठीक है, सो बिफोर मूविंग ऑन टू हाउ दिस रेवोल्यूशन डेवलप्ड ओवर टाइम, हम बात करेंगे पहले कि वो डॉक्ट्रिन्स क्या थे. एंड दोज डॉक्ट्रिन्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 1850 के टाइम पे या उससे पहले 19th सेंचुरी में बेसिकली यही डॉक्ट्रिन्स फॉलो किए जा रहे थे, एंड यू नीड टू मेंशन दोज इन योर एग्जामिनेशंस. सो जो फर्स्ट डॉक्ट्रिन है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अज्यूम्ड रिस्क. अब इसमें जो रूल फॉलो किया जाता है, दैट इज़ बेसिकली योर वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया. वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलंटी बेसिकली वॉलंटी है. तो ये वाला जो आपका डॉक्ट्रिन है ना, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई वर्कर है, ठीक है, एंड वो
हम जैसे मैं एज एन एम्प्लॉयर मैं किसी वर्कर को काम पे रखती हूँ और मैं उसे बोलती हूँ ये तुम्हारा काम है, दीज आर द रिस्क इन द वर्क, एंड द वर्कर सेज कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कहती हूँ अगर उस वर्कर को उस वजह से कुछ हो जाता है तो मैं कहती हूँ दैट द वर्कर एक्सेप्टेड द रिस्क of the job, sorry, responsibility नहीं, risk of the job. He knew that the job was risky and he still took the job. So that means he is volunteering. वो volunteer कर रहा है, खुद से accept कर रहा है कि मैं risky job को ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमने assume कर लिया कि worker खुद से accept कर रहा है, उसने volunteer किया है भाई। तो अगर इंजरी होती है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो वर्कर है उसको पता था कि रिस्क है इस जॉब में। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एक वर्कर है, ही अग्रीज टू वर्क इन अ फैक्ट्री जहाँ पे डेंजरस केमिकल के साथ काम हो रहा है। अगर किसी ने क्या क्या बोलते हैं उसको, वो पेंट में पहले एक एस्बेटोस, आई एम सो सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द केमिकल, ठीक है, वो केमिकल यूज़ होता था, ठीक है, और जब वो पेंट बना रहे होते हैं एंड उस वजह से वर्कर्स को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती थी, प्रॉब्लम्स आती थी, इलनेस होती थी। तो अब यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया एम्प्लॉयर का कि अगर वर्कर ने अग्री किया है कि वो वर्कर को पता था कि वो डेंजरस केमिकल्स के साथ काम कर रहा है और बिना प्रोटेक्शन के करना है, उसको पता थी ये चीज़, यहाँ पे मेरी क्या गलती है? मैं तो हूँ ही नहीं, उसने खुद से जॉब लिया था, यानी कि मेरी कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं वर्कर को प्रोटेक्ट करूँ। ना सोशल ऑब्लिगेशन बनाई ना लीगल ऑब्लिगेशन बनाई, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, नो कंपनसेशन। मैं उसको प्रोटेक्शन किट भी नहीं दूंगा। दैट इज वॉट डॉक्ट्रिन ऑफ अज्यूम्ड रिस्क मीन। इट फॉलोज द रूल ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट बोलता है कि एक एम्प्लॉयर है, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, वो वर्कर इंजोर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्कर था जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ उसका, लेकिन गलती किसकी? दूसरे वर्कर की। हो सकता है यहाँ पे क्या हुआ कि एक वर्कर काम कर रहा था, उस वर्कर को हमने वर्कर को हमने ट्रेनिंग या कुछ दिया। ट्रेनिंग तो खैर उस टाइम पे इतनी कोई दी नहीं जाती थी, लेकिन उस वर्कर को बताया हुआ था ये मशीन ऐसे चलानी है। अब उस वर्कर ने वो मशीन चलाई, अब उसको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस तो दिए नहीं गए हैं, प्रोटेक्शन की कोई बात ही नहीं हुई है, बस चलानी बता दी कि ऐसे चलाते हैं। अब उसमें आई कोई प्रॉब्लम, जब वो वर्कर काम कर रहा था तो उस टाइम पे हो सकता है उसने कोई बटन दबा हुआ छोड़ दिया, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अब उस वजह से दूसरा वर्कर वहाँ काम करने आया। अब जब दूसरा वर्कर वहाँ पे काम करने के लिए आया, उसको हो गई इंजरी। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो ये बोलता है कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है? वर्कर ए है, वो काम कर रहा था, उसको इंजरी हुई क्योंकि वर्कर बी ने नेग्लिजेंस किया, आई एम नॉट लायबल टू पे। अब आप यहाँ कहोगे कि मैम बात में तो लॉजिक है, द एम्प्लॉयर ही इज़ बेसिकली राइट, है ना, कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई इसमें। लेकिन आप लॉजिकली ना, ये बिल्कुल लगता है कि हाँ ठीक बोल रहा है वो, लेकिन आप सोचो, डीपर व्यू दो। देखो डीपर व्यू कैसे दे सकते हो? उस बंदे को जिसको मशीन, जो वर्कर बी था जो मशीन चला रहा था, वर्कर ए का तो एक्सीडेंट हुआ, वर्कर बी मशीन चला रहा था, उसको सेलेक्ट किसने किया? हायर किसने किया? उसको किसने बताया कि इस मशीन को ऐसे चलाते हैं? किसने उसको प्रोवाइड की ट्रेनिंग, सुपरविजन, सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों नहीं दिया गया उसको? ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि वर्कर बी की गलती है, क्योंकि उसके हाथ में तो उस टाइम पे सोचो वर्कर्स के पास ना कोई पावर नहीं होती थी, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओवरऑल जो सिस्टम है वो सब कुछ एम्प्लॉयर के हाथ में होता था। तो यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा? एम्प्लॉयर डिसाइड कर रहा है ना। सो अल्टीमेटली येस, इट हैज़ टू बी द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि वर्कर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। वेयर वर यू? कहाँ थे आप? सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई उसको? बताया क्यों नहीं गया कि ये बटन दबा के छोड़ दोगे तो हो सकता है किसी और को इंजरी हो जाए? वर्कर के पास पावर नहीं है यहाँ पे। वर्कर की क्या गलती है? उसको तो आप जो कहोगे करने के लिए वो वैसे कर देगा। तीसरी चीज़ जो, चलो दो चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे। पहला कि जो एम्प्लॉयर है
उसने हायर किया, उसने ट्रेनिंग दी, सेफ्टी इक्विपमेंट उसने नहीं दिया। दूसरी चीज़, वर्कर के पास पावर नहीं है इस पूरे सिस्टम में, वो वही करेगा जो एम्प्लॉयर उसको बोलेगा। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, क्या तुम्हारी कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है? तुम्हारे मन में नहीं होता यार ये भी इंसान है, ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन, ही इज़ ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, नथिंग मैटर्स टू यू? सोचो कि सोशली आप सोचो कि कौन कॉस्ट बियर कर सकता है इसमें। अब दूसरे वर्कर की वजह से हुआ, उसको इंजरी हो गई, अब बेचारा चल फिर नहीं पाएगा वर्कर ए कभी, तो इस सिनारियो में आप एक्सपेक्ट करोगे कि वर्कर बी उसको पे करे? वो बेचारा तो खुद अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, कर रहा है मजदूरी, चल रही है उसकी ज़िंदगी। कितने पे 100 रुपये पर डे का तुम उसको देते होगे? 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, उस टाइम पे सोचो 1-2 रुपये मिलता होगा उनको मुश्किल से, समझ गए हो? तो आप बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करके आप किसी और के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, समवन हु कैन नॉट बियर द कॉस्ट। और उस पर क्यों डालें? ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया? सेफ्टी इक्विपमेंट क्यों प्रोवाइड नहीं किया? गलती यहाँ एम्प्लॉयर की है। समझ गए? चलो नेक्स्ट वील गो विद ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, राइट। अब देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बोलता है, चलो देखो, एक वर्कर है, उसका एक्सीडेंट हुआ, एम्प्लॉयर बोलता है वो उस नेग्लिजेंस भी छोड़ो, वर्कर का एक्सीडेंट उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, वो अलग बात है। नेग्लिजेंस नहीं भी हो, मशीन पार्ट अगर ख़राब हो गया है तो वो ये कहता है यहाँ पे वर्कर का भी तो हाथ है, गलती तो वर्कर की भी ना, कंट्रीब्यूट तो उसने भी किया ना अपने एक्सीडेंट में। तो यहाँ पे ये आप एक क्या बोलते हैं, एक ये रीज़न देके आप अपनी कॉम्पनसेशन को रिड्यूस करा लेते हो, लायबिलिटी को रिड्यूस करा लेते हो, या फिर टोटली रिजेक्ट हो जाते थे। उस टाइम पे वर्कर्स के ऊपर ना कोई वो ही नहीं था, वर्कर्स की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं होने दो। एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, ठीक। अब यहाँ पे आप बेसिकली देखो, कॉमन एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, हमने वो भी वर्कर के ऊपर शिफ्ट कर दिया ब्लेम, यहाँ भी हम वर्कर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं ब्लेम। फर्स्ट वाले में भी वर्कर पे ही ब्लेम जा रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वर्कर को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं लिए, वो दे रहा था, वर्कर ने शायद सुने नहीं, या वो लेट आया वहाँ पे, इस वजह से उसको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पूरी तरीके से नहीं पता थे और उसको इंजरी हो जाती है। अब यहाँ एम्प्लॉयर बोलता है यहाँ वर्कर का भी तो हाथ था, उसकी अपनी नेग्लिजेंस भी तो थी इंजरी की तरफ, तो मैं पूरा कॉम्पनसेशन क्यों दूँ, ठीक है। तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ वन इज एंड ऑफ पर्सनल एक्शन विद डेथ, एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटर कम पर्सोना। दिस इज़ बेसिकली दीज आर ऑल लैटिन लैंग्वेजेस, इस तरीके के रूल्स फॉलो किए जाते थे। तो अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है, एम्प्लॉयर बोलता है कि अगर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, वर्कर की हो गई डेथ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हो गई डेथ, नो क्लेम नो कॉम्पनसेशन, द वर्कर कैन नॉट क्लेम, द वर्कर तो क्या करेगा, उसकी तो डेथ हो गई, द फैमिली, द सर्वाइवर्स, they cannot claim compensation from the employer. Why? Because the legal right to claim dies with the worker. वर्कर की डेथ गई, क्लेम की डेथ हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेथ हो गई, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल इन दैट सिनेरियो। देख रहे हो क्या उन्होंने डॉक्ट्रिन्स बनाए हुए हैं कि वर्कर अगर फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, मर गया, एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस थी, भाई हम क्या करें, हम क्यों पे करेंगे उसकी फैमिली को? नो केयर फॉर द वर्कर एट ऑल, ठीक है। सो इस तरीके से लीगली चीज़ें बनाई हुई थी 19th सेंचुरी में। 1850 में जैसे जैसे हमारा मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल क्लास बनी, हमारा जो है हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एमर्ज होने लगी, तो हमारा लेबर मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ 1850 ऑनवर्ड्स, मेनली 1850 ऑनवर्ड्स शुरू हुआ। एंड ठीक है, ओके, कुछ लोग 1860 भी बोलते हैं, कुछ लोग 1875 भी बोलते हैं। बेसिकली 1850 के बाद से शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुई
कि हाँ वर्कर्स भी अपनी राइट्स के लिए बोलने लगे। ठीक है, वर्कर्स तो खैर क्या बोलते, वर्कर्स के लिए लीडर्स बने जो उनके राइट्स के लिए बोलने लगे, बेसिकली ये कह सकते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉपर ईयर बाय ईयर वाला सिनेरियो। ये 4 डॉक्ट्रिन्स हैं, इनके बारे में 2-2 लाइन लिखा होगी ना एग्जाम में वाइल टेलिंग द हिस्ट्री की 19th सेंचुरी में ऐसे होता था, देन द लेबर मूवमेंट स्टार्टेड एंड इट पेव्ड द वे फॉर more developments in industrial, it did not pave the way, basically it was in the interest of the employers, and धीरे धीरे जब workers के लिए लोगों ने बोलना शुरू किया, आवाज़ उठानी शुरू की, धीरे धीरे movements बनते चले गए। So let's see कि कैसे क्या शुरुआत होती है। Let's start. So the first, okay, तो हम शुरू करते हैं। जो हमारे सबसे पहले लॉज थे ना, वो आए थे हमारे असम लेबर एक्ट में। तो 2 एक्ट्स आए थे आपके। पहला था आपका वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आया आपका 1959 में। फिर आया आपका वर्कमेंस डिस्प्यूट्स एक्ट, जो कि आया 1860 में। अब ये जो दोनों एक्ट्स थे ना, देवर इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता भी है तो वर्कर के ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज आती थी। सोचो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो चाहे वो एम्प्लॉयर की साइड से चाहे वो एम्प्लॉयज़ की साइड से है, बताया डॉक्ट्रिन्स थे, उसके बेसिस पे ही तो बना। तो वर्कर के ऊपर क्रिमिनल पेनल्टीज डाली जा रही हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों को सबको देखते देखते 1875 में देयर वाज अ रिफॉर्मिस्ट, सोशल रिफॉर्मिस्ट, ही वाज आल्सो फिलांथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं हम उन्हें, मिस्टर एस बंगाली, मिस्टर राइट या मिस्टर एस बंगाली। he basically started his first organized labor agitation. उन्होंने प्रोटेस्ट किया फॉर व्हाट, विमेंस एंड चिल्ड्रन, औरतों के लिए और बच्चों के लिए। उन्होंने जो वर्कर्स, जो फैक्ट्री में मैंने बताया था बच्चे और औरतें काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड चाइल्ड लेबर अबॉलिश तो नहीं था उस वक्त पे, तो उन्होंने शुरू किया कि 1875 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन बनाया गया हमारा 1875 में बॉम्बे में। फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट किया गया, एंड इसी को देखते देखते हम देखते हैं 1881 में हमारा फैक्ट्रीज एक्ट भी आता है। तो यहाँ पे आपका बनता है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन 1881। अब देखो, पता है क्या, नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वाज अ वेरी गुड थिंग, बट इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। क्यों था भाई टर्निंग पॉइंट? पहली बात तो ये, इससे पहले तो एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे, कम से कम अब थोड़ी फैक्ट्री कंडीशंस तो इंप्रूव होंगी। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दीज लॉज वर वेरी गुड, एकदम से तो चेंज नहीं आता है ना, धीरे धीरे चेंज आता है। तो बाद में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बना दोबारा से, वहाँ पे लॉज और अच्छे हुए, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट कम से कम उनको थोड़ा कंडीशन तो बेटर मिलेगा, सेफ्टी का ध्यान तो रखा जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं होगा ना सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं उनको, इंजरी हो गई अपना काम करो, वी डोंट केयर। विमेंस, चिल्ड्रंस, उनको भी वहाँ पे काम पे रखा जाता था। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे चिल्ड्रंस को अबॉलिश कर दिया गया एकदम, लेकिन एक अच्छा स्टेप तो उठाया, कम से कम अब रिकग्नाइज तो किया जा रहा है उनको। ठीक है, देन इससे पहले 1881 में था ये, इससे पहले 1877 में हमारी एक इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हुई थी, मेजर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। दैट वाज द फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक इन इंडिया, जिसका नाम था एम्प्रेस मिल नागपुर। एम्प्रेस मिल नागपुर किस चीज़ के ऊपर? वेज इशू के ऊपर। वेजेस उनको ठीक से पे नहीं कर रहे थे, पे कर रहे थे तो कम वेजेस पे कर रहे थे उनको। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्कर्स ने अब अपने लिए बोलना शुरू किया कि अब उनका ना पारा उठ चुका था कि हम चुपचाप क्यों सहें, सफ़र क्यों करें, क्यों एक्सेप्ट करें हम इस एक्सप्लॉइटेशन को। तो कलेक्टिव एक्शन लेना शुरू हो गया था। देन आपकी कुछ लेबर एसोसिएशंस बननी शुरू हो गई। तो आप देखेंगे कि 1890 में आपका मिस्टर NM लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन शुरू किया। That was your first trade union in India. First trade union. Now this trade union, it is not registered trade union. Trade union थी, registered नहीं थी, but it was the first trade union in India. उन्होंने दीनबंधु वर्किंग क्लास न्यूज़पेपर भी शुरू किया, जिसमें वो वर्कर्स की ग्रीवेंसेस लिखते थे एंड ही यूज्ड टू प्रेजेंट इट। वो उसको एम्प्लॉयज़ और अथॉरिटीज़ के पास दिखाते थे। आफ्टर 1895 में आपका मोहम्मदीन एसोसिएशन फॉर्म हुआ, जिसमें मेनली आपके मिल वाले लोग थे, मिल ऑपरेटिव्स जो मिल चला रहे हैं वो वाले लोग जुड़े हुए थे। आफ्टर 1895 आप देखोगे 1897,
05 1907 1907 बेसिकली 1909 1910 आपकी कुछ एसोसिएशंस और फॉर्म हुई। अमालगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इन इंडिया, आपका प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कैलकटा, कन्नार कामगर हितवर्धक सभा, सब मेंशन है, आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ये सारी आपकी शुरू हुई। सोशल सर्विस लीग 1910 में आई। ऑल ऑफ दीज दे टॉक्ड अबाउट वन एंड द सेम थिंग, दैट इज वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, लिटरेसी ऑफ द वर्कर्स, टू वर्क फॉर द वर्कर्स राइट्स। लिटरेसी का मतलब यहाँ ये नहीं कि उनको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, नहीं, लिटरेसी का मतलब है उनको अपनी राइट से अवेयर करवाना कि आपका ये हक है, क्यों एक्सप्लॉयटेशन सह रहे हो। बार्गेनिंग, लीगल बार्गेनिंग इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आप उनको बेसिक राइट्स तो बता सकते हो उनकी, कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देन आया आपका अर्ली 20th सेंचुरी का फेज, प्री वर्ल्ड वॉर 1 वाला फेज। अब यहाँ पे याद रखना, NM लोखंडे ने जो दी थी वो ट्रेड यूनियन थी, फर्स्ट ट्रेड यूनियन थी कंट्री की, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं थी। अब आती है हमारी फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, किसने बनाई? BP वाडिया एंड V कल्याण सुंदरम मुदलियार ने 1918 में उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन बनाई इंडिया में। और जो ये आपका फेज था ना 1918 से लेके 1924 को, उसको आप बेसिकली एरा बोल सकते हो, एरा ऑफ फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियंस, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म या यूनियंस। एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1918 to 1924 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपका ये एक एरा बन गया था कि यहाँ पे आपके एसोसिएशंस, यूनियंस फॉर्म हो रही थी। लेकिन इस पार्ट के लिए, ठीक है, तो ये जो एरा है 1918 to 24, ये यूनियंस फॉर्म हो रहे हैं आपके यहाँ पे, बहुत सारे आपके वर्कर्स और अवेयर हो रहे हैं। इसको तो खैर हम क्योंकि 1920 के बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टिल 1920। अब आप ये कहोगे कि मैम इतनी अभी ये जो यूनियंस हमने पढ़ा कि फॉर्म होनी शुरू हो गई थी, दे वर प्रोटेस्टिंग एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस ग्रोथ, क्या वजह रही है? अब देखो क्या है ना, सबसे पहली चीज़ तो आप ये सोचो, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 आपके जो प्राइजेस थे, जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, यानी कि आपके ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके नेसेसिटी में आते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो ज़रूरत का सामान है, वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं वर्कर्स। महंगाई बढ़ गई, लेकिन सैलरी तो, वेजेस तो उतने ही मिल रहे हैं ना। अब 5 रुपये मिल रहे थे पहले, 2 रुपये का सामान आ रहा था, चल रहा है भाई काम। अब 5 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये का तो सामान आ रहा है, कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? सो रियल इनकम उनकी कम हो गई, लिविंग कंडीशंस डिफ़िकल्ट हो गए। तो ये जो इकोनॉमिक प्रेशर था ना, इस वजह से बहुत इश्यूज़ आए। ठीक है, अब जब ये प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुई, वर्कर्स एक साथ आए फैक्ट्रीज़ में, सब वर्कर्स एक साथ आए, तो वर्कर्स की प्रॉब्लम शेयर्ड थी। अब उन्होंने देखा अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटीज़ से जो वर्कर्स थे, उन्होंने देखा मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज़ में, ये सब लोग फेस कर रहे हैं ये चीज़। तो क्या हुआ, जब उनको पता लगा कि आई एम नॉट एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल, मैं अकेला नहीं हूँ, तो उनको समझ में आया दैट वी आर अ क्लास ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट एक ही है। एंड अवेयरनेस बढ़ी, तो उन्होंने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया, एक दूसरे की तरफ सिंपैथी पैदा हुई, जहाँ से हमारी यूनियंस और एसोसिएशंस फॉर्म होनी शुरू हुई। तीसरी चीज़, योर पॉलिटिकल क्लाइमेट अफेक्टेड। देखो आपका होम रूल मूवमेंट आया, आपका जब मार्शल लॉ आया पंजाब में, नेशनल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, उससे लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस आई, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, पॉलिटिकल एक्टिवनेस बढ़ी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को एक पॉइंट मिला कि इस चीज़ को, वर्कर्स की अवेयरनेस को, वर्कर्स के इस मूवमेंट को वी कैन थिंक ऑफ इट एज एन एसेट। किस चीज़ के लिए? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। देयर इज दिस वन यूनियन, योर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, 1917 to 18, इट वॉज लेड बाय श्रीमती अनसुईया बेन साराबाई। Afterwards, it was known as मजदूर महाजन संघ, मजदूर महाजन संघ बोला गया। And this मजदूर महाजन संघ was founded under leadership of महात्मा गांधी. तो it became an asset to the freedom struggle. समझ रहे हो? वर्कर्स ने देखा कि यूनियंस आर अ वे टू हैव अ वॉइस, दोनों का फायदा हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स का भी हो रहा है, उनको फ्रीडम चाहिए थी, उनको चाहिए था, हमें आज़ादी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, उनको दिखा कि अगर हम वर्कर्स का सपोर्ट लेते हैं वी कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड, हमें एक वॉइस मिलेगी। वर्कर्स ने क्या देखा
ये तो यूनियन फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स हमें वॉइस मिलेगी, हमें हमारा हक चाहिए. सो कलेक्टिवली सब मिल गए ना, एक दूसरे के साथ जुड़ गए. पॉलिटिकल एंड लेबर इश्यूज बोथ बिकेम कनेक्टेड, जिसने फर्दर यूनियन की ग्रोथ को बढ़ावा दिया. यूनियन ग्रो होने लगी. नाउ दीज एसोसिएशंस बिफोर एंड अराउंड दिस टाइम जो भी एसोसिएशंस आपकी फॉर्म हुई, दे बिकेम बेसिकली रोल मॉडल फॉर द न्यू एसोसिएशंस दैट वर फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर. समझ गए? वर्कर्स ये देख सकते थे कि जब उस टाइम पे ये लोग कर सकते हैं, ये लोग यूनियन फॉर्म करके बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो हमें भी खड़ा होना चाहिए, हम भी कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डू इट. एंड दिस इज़ हाउ योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1920 तक आपका डेवलप हुआ. आपके ये डेवलपमेंट्स आए इंडस्ट्रियल रिलेशन में, एंड हमने देखा कि कैसे यूनियंस फॉर्म होनी शुरू हुई. अभी तो शुरुआत है, अभी तो और यूनियंस फॉर्म होंगी और डेवलपमेंट्स आएंगे, वर्कर्स में कमीशंस बनेंगे अलग अलग. अभी तक अंग्रेज़ गए नहीं हैं इंडिया से, अभी तो अंग्रेज़ खुद भी कमीशन फॉर्म करेंगे देखने के लिए. समझ रहे हो? विल सी, देखेंगे उसमें क्या क्या होता है. सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. 1920 तक यही सब कुछ हुआ था. ऑल्सो वन थिंग दैट आई लेफ्ट, आई गेस, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था. इट ऑल्सो एक्चुअली हेल्प्ड इन दी लेबर मूवमेंट. इंडिया में जो लेबर मूवमेंट हो रहा था, रशियन रेवोल्यूशन से भी कहीं ना कहीं एक वो मिला था, फ्लो, कि ठीक है. तो दिस इज़ इट. दिस इज़ वी आर डन विद 1850 to 1920. हमने डॉक्ट्रिन्स देखे, कुछ कमीशंस देखे, फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई. अभी और डेवलपमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 1920 to 1950. कोई डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, दैट दिस वाज सपोज टू बी एडेड, या आपको लगता है कि ये भी ऐड हो जाना चाहिए था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इमेज में कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई फीडबैक देना हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो और नॉट, सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and push the bell icon. सीख गई हूँ मैं थोड़ा थोड़ा. Okay, so this is it for now. And कुछ है क्या बोलना? नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, नोट्स बायो में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं आता है. सो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे. नोट्स खोलो फिर वीडियो को देखना. ये मुझे पहले बोल देना चाहिए था इंट्रोडक्शन में. कट करके डाल दूँगी, इंट्रो में भी डाल दूँगी. ओके, सो और कुछ नहीं, दैट्स इट. तो छोटा सा पार्ट है 1920 तक वाला, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं खींचा है मैंने कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा विज्ञानजा कर दूँ उसको. छोटा रखा है बिकॉज इट्स नॉट लॉ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप, एज अ MBA स्टूडेंट या BBA स्टूडेंट, HR के उससे पढ़ रहे हैं. सो ज़्यादा बहुत डीप में भी जाने की हमें ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना लेबर डे कौन सा है. नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग लेबर डे. इंटरनेशनल लेबर डे भी देखना कौन सा है. सो दैट इज़ इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.